हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और मैं आज बीकॉम पार्ट 3 का पेपर 2 का वीडियो बताऊंगी आपको। और इसमें आज हम मुद्रा का वर्गीकरण या प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ मनी। मुद्रा कई प्रकार की होती है। किस समय कौन सी मुद्रा प्रचलन में आई, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ समय और परिस्थितियों के अनुरूप मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहे हैं। अतः इन विभिन्न स्वरूपों के कारण अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का अलग अलग वर्गीकरण किए हैं। सामान्यतः मुद्रा के 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं: वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा, धात्विक मुद्रा तथा कागजी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, इसका पहले हम अध्ययन करेंगे। वास्तविक मुद्रा क्या होती है? प्रोफेसर कीन्स कहते हैं, मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा के रूप में किया जाना चाहिए। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी देश विशेष में वास्तव में प्रचलन में होती है तथा मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य तथा मापक और मूल्य संचयन का कार्य करती है। आपको ध्यान होगा, हमने मुद्रा का कार्य का जब अध्ययन किया था तो मुद्रा के विशेष रूप से ये 4 ही कार्य बताए गए थे, जिसमें मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचयन और वास्तव में इसका प्रचलन। ये सब चीज़ें हमने पिछले उसमें पढ़ी थी। इसी को आधार मानते हुए कीन्स कहते हैं कि वास्तव में अगर विनिमय का वह माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य संचयन का कार्य करती है और वास्तव में वह प्रचलन में है, तो हम ये कहेंगे कि वह वास्तविक मुद्रा है। कीन्स ने इस मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहले है वस्तु मुद्रा। वह मुद्रा जो किसी न किसी धातु की बनी होती है अथवा धात्विक मूल्य उसका जो होता है वो उस धातु के अंकित मूल्य के बराबर होता है। धातु की बनी हो या उसका मूल्य जो है धात्विक मूल्य पर, उस पर अंकित मूल्य के बराबर धातु हमें दी जाती हो, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु जो है वस्तु मुद्रा है। ऐसी मुद्रा को जिसमें आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य के बराबर हो तो उसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। वस्तु मुद्रा जिसमें मूल्य अंकित मूल्य के बराबर हमें धात्विक मूल्य उसका हो तो उसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहा जाता है। दूसरा है इसमें प्रतिनिधि मुद्रा। इसे परिवर्तनीय मुद्रा, अपरिवर्तनीय मुद्रा 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिनिधि मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक के रूप में प्रचलित रहती है। यह मुद्रा समय में तो मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्यवान धातु में परिवर्तनशील होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार परिवर्तनशील मुद्रा वह है जो बहुमूल्य धातु जैसे सोने चांदी में परिवर्तित होती है। सरकार ऐसी मुद्रा को बदलने का दायित्व लेती है। जैसे पहले डॉलर जो था वह परिवर्तनीय मुद्रा था, और अपरिवर्तनीय मुद्रा इसका अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसको पदार्थ मुद्रा में परिवर्तन करने का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। जैसे भारत में पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील मुद्रा है। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो हिसाबी मुद्रा। हिसाबी मुद्रा कौन सी होती है? जो हिसाब किताब में काम में आती है। यह वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य तथा सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। अर्थात इस मुद्रा के रूप में हिसाब किताब रखे जाते हैं। सामान्यतः वास्तविक मुद्रा ही हिसाब किताब की मुद्रा समझी जाती है, पर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में दोनों में अंतर होना भी संभव होता है। जैसे भारत में रुपया वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा दोनों ही हैं, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में भारी मुद्रा प्रसार के कारण वहाँ वास्तविक चलन में मुद्रा मार्क थी, परंतु हिसाब किताब की मुद्रा फ्रैंक और डॉलर थी। क्योंकि मार्क के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव था, जबकि फ्रैंक और डॉलर में सापेक्षिक स्थायित्व था, तो ये मुद्रा अलग अलग भी हो सकती है। अब अगला हमारा जो मुख्य बिंदु है
वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया गया है। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा, और विधिग्राह्य मुद्रा भी जो है हमारी, यह भी दो प्रकार से विभाजित है, सीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य। विधिग्राह्य मुद्रा का तात्पर्य उस मुद्रा से है जो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित है तथा उसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे मुद्रा के मूल्य के रूप में अस्वीकार करने पर दंड या जुर्माना दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में कागजी मुद्रा तथा सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा है, परंतु इसमें भी सीमित और असीमित के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिससे भुगतानों व अन्य लेन देनों में असीमित मात्रा में स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता है। कोई व्यक्ति उन्हें भुगतानों के निपटारों में अस्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। भारत में सभी प्रकार के कागजी नोट, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे का सिक्का असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, इसका अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसमें सभी प्रकार के लेन देनों व भुगतानों के निपटारों में एक सीमा तक ही लेने को बाध्य किया जा सकता है। इस सीमा से परे वैधानिक बाध्यता नहीं होती। यह भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे हम देखते हैं कि बाज़ार के अंदर आजकल 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के सीमित विधिग्राह्य हो गए हैं। इनमें हम 25 रुपये से ज़्यादा का भुगतान नहीं ले सकते। ये हमारी अगर मर्जी है, ऐसा किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि आपको सारे सिक्के लेने पड़ेंगे, 1 रुपये का सिक्का लेना पड़ेगा। हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। उसकी इच्छा है तो वह लेगा, पर 25 रुपये तक के लिए हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, इतने तो आपको लेने ही पड़ेंगे, इतने तो आप विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में शामिल होगा ही होगा। इसी के अंदर अगला बिंदु है हमारा ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकती, वरन जनता के सामान्यतः स्वीकार की जाती है, तो उसे ऐच्छिक मुद्रा कहेंगे। जनता की इच्छा है स्वीकार करने की तो वह स्वीकार करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। इस मुद्रा के अंदर वे सब मुद्राएं शामिल होती हैं जो चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र आदि के रूप में प्रचलित होती है। इस मुद्रा का चलन सीमित तथा जारी करने वाले व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। इसी कारण इसे साख मुद्रा भी कहा जाता है। अगला है हमारा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण भी दो स्वरूपों में होता है, धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा। धात्विक मुद्रा, इसे पुनः फिर हमने दो भागों में बांटा है। पहले हम जान लेते हैं धात्विक मुद्रा क्या होती है। यह वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु से बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम आदि। यहाँ पहली जो मुद्रा है वो है प्रमाणिक या मानक मुद्रा। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसमें शुद्ध धात्विक मात्रा विधान द्वारा इस प्रकार निर्धारित होती है कि इसका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है तथा यह सीमित विधिग्राह्य नहीं होती बल्कि असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होती है। प्रमाणिक या मानक मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। यह विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक एवं भावी भुगतानों का आधार होती है। यह स्वर्ण या रजत मुद्रा होती है। आंतरिक एवं बाह्य मूल्य इसका बराबर होता है। यह पूर्णकाय मुद्रा होती है। इसका अंकित मूल्य इसमें निहित धातु मूल्य के बराबर होता है। यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसे किसी भी सीमा तक ऋण भुगतानों के लिए दिया जा सकता है। इस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है, अर्थात सरकार के टकसालों में जनता सोना चांदी ले जाकर के
सिक्के निःशुल्क ढलवा सकती है। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा। जब देश के अपर्याप्त धात्विक कोष के कारण ऐसे मुद्रा का प्रचलन हो जाता है जिसका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तथा देश में मुद्रा गौण मुद्रा के समान चलती है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। देश में गौण मुद्रा का कार्य यह मुद्रा करती है। सांकेतिक मुद्रा जो है वह गौण मुद्रा का कार्य करती है। इसका आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम होता है। यह मुद्रा असीमित विधिग्राह्य नहीं होती बल्कि सीमित विधिग्राह्य होती है। इसका प्रयोग मानक मुद्रा के सहायक के रूप में छोटी मुद्राओं के रूप में किया जाता है। ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है, केवल सरकार ही इनकी ढलाई करती है। सांकेतिक मुद्रा के निर्गमन के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे धात्विक कोषों की अपर्याप्त पूर्ति होने पर कम शुद्धता व कम वजन के सांकेतिक सिक्के ढाले जाते हों ताकि सरकार प्रचलित मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सके। जब जनता पूर्णकाय सिक्कों को गलाकर लाभार्जन करने की नीति अपनाती है तो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण लाने के लिए भी सांकेतिक सिक्के जारी किए जाते हैं। जैसे हम पहले ऊपर प्रमाणिक या मानक मुद्रा पढ़े, उसमें क्या जनता खुद का स्वर्ण ले जाती है और उसी से सिक्के ढला लेती है। इसमें क्या है कि जनता उस पूर्णकाय मुद्रा का अगर दुरुपयोग कर रही है वह, तो ऐसी स्थिति में हमें गौण मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा जारी करनी उस देश को पड़ती है। लाभार्जन की नीति पर नियंत्रण करने के लिए सांकेतिक सिक्के होना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा के अंदर मितव्ययता के लिए सांकेतिक सिक्के जारी किए जाते हैं। छोटे लेन देनों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भी रेजगारी के रूप में सरकार सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय मुद्रा जो है प्रमाणिक है या सांकेतिक मुद्रा है? भारतीय मुद्रा रुपए में आंशिक गुण प्रमाणिक मुद्रा के हैं, तो ये आंशिक गुण सांकेतिक मुद्रा के भी हैं। इसी कारण भारतीय मुद्रा रुपए को प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा कहा जा सकता है। इसी का अन्य एक बिंदु और है, गौण मुद्रा या सहायक मुद्रा। धात्विक मुद्रा सहायक मुद्रा के रूप में भी हो सकती है, जो कि छोटे छोटे फुटकर भुगतानों के निपटारे में सहायक होती है। ये सभी सिक्के गौण मुद्रा होते हैं। सिक्के बहुत ही हल्की धातु तथा अल्प मूल्य के होते हैं। इनकी ढलाई सरकार के नियंत्रण में होती है। ये सीमित विधिग्राह्य होते हैं। इनका प्रयोग अत्यंत ही छोटे छोटे लेन देनों के भुगतानों के रूप में किया जाता है। इनका प्रमाणिक सिक्के से संबंध सरकार द्वारा निर्धारण होता है। भारत में 1, 2, 3, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के गौण मुद्रा के रूप में प्रचलित हैं। यद्यपि आजकल ये बाजार में कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे गौण मुद्रा या सहायक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अब एक छोटा सा बिंदु हम और पढ़ लेते हैं इसके साथ में, धातु मुद्रा के गुण। पहला है जनविश्वास। धातु मुद्रा में प्राय मुद्रा का आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, अतः जनता में मुद्रा के प्रति पूर्ण विश्वास बना रहता है, जबकि कागजी मुद्रा में ऐसा कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। दूसरा है मूल्य स्थायित्व। धातु मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी तथा बहुत अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि धातुओं की पूर्ति मूल्यों के सापेक्षिक स्थायित्व में रहती हैं। मुद्रा प्रसार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि धातुओं की पूर्ति बढ़ाए बिना मुद्रा प्रसार संभव नहीं होता। इससे मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता, जबकि मुद्रामान में यह जो पत्र मुद्रामान है उसमें इस प्रकार का भय बना रहता है। अगला है धातुओं को मुद्रा के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जब पुराने सिक्के घिस जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो नए सिक्के पुराने सिक्कों को गलाकर ढाले जा सकते हैं। अविनाशीता। पत्र मुद्रा जो कि है वो नाशवान हो जाती है, जल्दी खराब होती है, जबकि धातु मुद्रा वर्षा, गर्मी, जल, अग्नि तथा समय के कारण न तो जलती है
और नहीं जल्दी जल्दी गलती है और घिसती भी धीरे धीरे है। संग्रहण करना अपेक्षाकृत सरल, चूँकि यह एक सर्वग्राह्य मुद्रा होती है, इसका संग्रहण करना बहुत ही आसान काम हो जाता है। धातु मुद्रा के दोष, पहला है खर्चीला। धातु मुद्रा किसी भी राष्ट्र के लिए महंगा मुद्रामान है, क्योंकि वास्तविक धातु के सिक्के विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और संग्रहण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भुगतानों में कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि धातु की मुद्रा में कागजी मुद्रा की अपेक्षा वहनीयता कम होती है। गिनने व खोटे खरे सिक्कों को जांचने में भी कठिनाई हो सकती है। कम लोचदार पूर्ति, धातुओं की पूर्ति में अपेक्षाकृत धीमी गति में परिवर्तन होता है, अतः मुद्रा की पूर्ति में धातुओं की मात्रा में परिवर्तन किए बिना कमी वृद्धि करना संभव नहीं हो पाता, अतः यह एक बेलोचदार मुद्रामान कहा जा सकता है। वहनीयता कम होती है। यद्यपि सोने चांदी के सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना दूसरी भारी एवं कम मूल्यवान वस्तुओं से तो सस्ता है, लेकिन पत्र मुद्रा के समान वहनीयता नहीं होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो संभावनाएं, जो जोखिमें हैं, जो खर्चा है, वह अधिक होता है। संग्रहण एवं सुरक्षा असुविधापूर्ण होता है, क्योंकि धातु की मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरती है। इसके अतिरिक्त लाने ले जाने में असुरक्षा प्राय बनी रहती है। अतः यद्यपि धातु मुद्राओं में अनेक दोष रहते हैं, परंतु फिर भी वस्तु मुद्रा की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि सोने चांदी कम बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में सर्वग्राह्य तो है ही, साथ में उसमें परिचयता, अविनाशीलता और मूल्य स्थायित्व का गुण विद्यमान रहता है। इसी कारण विश्व में 1930 की आर्थिक मंदी के पूर्व सभी राष्ट्रों में स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का बोलबाला रहा। अब विश्व मौद्रिक मांग को देखते हुए इन धातुओं की पूर्ति नगण्य हो गई है और यह व्यवस्था महंगी और खर्चीली हो गई है। इस कारण विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में धात्विक मुद्रा को छोड़ करके कागजी मुद्रामान को अपनाया है और इसी से अपना कार्य भी करना प्रारंभ किया है।